Hello everyone. So today we are going to start the chapter Constitution, why and how. So in order to learn why and how, first we need to learn what is Constitution. कि Constitution आखिर है क्या? So यहाँ पे मैंने एक बहुत ही basic सी definition लिखी हुई है. Constitution refers to a written set of laws and principles to develop a relationship between the people, यानी जो कि country के citizens हैं, and the government. अच्छा, क्लास 11th स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट होती है उसको हम पॉलिटिकल साइंस में एज अ स्टेट भी रेफर करते हैं इन लीगल टर्म्स. ओके, सो इट्स बेसिकली हिंदी में अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है, एक रिटन सेट ऑफ लॉज होता है जो कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड द स्टेट विच इज़ द अथॉरिटी. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे विच इज़ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है वो ये होता है कि इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस अमंग्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. बेसिकली जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है और एश्योरेंस देता है कि सब लोग सिक्योर एंड सेफ रहेंगे. जैसे कि हमें पता है कि सोसाइटी में देयर इज वेरी मच डाइवर्सिटी, यू नो, देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन. सो इन ऑर्डर टू अलाउ एवरीवन सिक्योरिटी, coordination and assurance is provided by constitution. Our next फंक्शन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. किसको कितनी पावर है और वो क्या डिसीजन ले सकता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. बेसिकली किस इंस्टीट्यूशन, अगर हम गवर्नमेंट को सारी पावर दे दें तो वो ऑटोक्रेसी हो जाएगी, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, हमें कैसे भी रूल करेगी. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये उसको स्पेसिफाई कर देता है कि आपके पास कौन से इंस्टीट्यूशन के पास कौन सी पावर है और कितनी पावर है. थर्ड हमारा फंक्शन भी इसी से रिलेटेड है विच इज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस, अगर हम गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे तो इट विल टर्न इनटू डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो इलेजिटिमेट ना रहे और उस पर कुछ लिमिटेशंस हो, उनके कुछ प्रोविजंस हो, उनको पता हो कि वो कितना क्या कर सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट फंक्शन इज टू फुलफिल. यहाँ पे टू फुलफिल होगा, टू फुलफिल एस्पिरेशंस एंड गोल्स. फुलफिल और डिफाइन, यू नो, इट लेज आउट कि क्या बेसिक मिनिमम रूल्स होते हैं जो एक स्टेट को अचीव करने का ट्राई करना चाहिए, यानी कि एक गवर्नमेंट को फुलफिल करने का ट्राई करना चाहिए. इट इंक्लूड्स डीपीएसपी. ठीक है, बेसिकली जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ एस्पिरेशंस को डिफाइन करता है, जैसे कि फेयर इलेक्शंस, यू नो, डेमोक्रेसी, फ्रीडम. तो ये सारे जो एस्पिरेशंस हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, इनको फुलफिल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लेआउट करता है. ठीक है, आर नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी. एक पर्सन की क्या आइडेंटिटी है वो पर्सन वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी नेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी. आर नेक्स्ट टॉपिक इज द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है, क्या लिजिटिमेसी है, क्या चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल और एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहली बात तो थोड़ा सा केस स्टडी दिया है यूएसए का. जैसे हमारे इंडिया में है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में क्या है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं. और एनसीईआरटी जस्ट वांट्स टू टेल यू थ्रू यूएसए's एग्जाम्पल कि ज़रूरी नहीं है कि एक रिटन सेट ऑफ रूल्स ही हो या एक सिंपल बुक हो. इट कुड बी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट कुड बी ओपन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट मीन्स बेसिक रूल्स टू विच एवरीवन अबाइड बाय. नाउ हम पढ़ेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है वो कैसे पता चल सकता है हमें, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को डिफाइन कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं. तो हमारा फर्स्ट वन है मोड ऑफ प्रॉमलिगेशन. सिंपली इंप्लाइज कि प्रोसीजर थ्रू विच लॉ इज बॉट इनटू फोर्स, मतलब द प्रोसेस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज been made, or the ideals, the aspirations, what are the ideas that are incorporated in constitution. So it refers to that. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीडर जो कि उतना पॉपुलर नहीं हो या फिर कोई किंग या कोई रॉयल एरिस्टोक्रेट वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगा और अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो उसको ऑर्डिनरी सिटीजन्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे. बट अगर उसी के अपोजिट यहाँ पे अगर नेशनल मूवमेंट का या नेशनल जो लीडर्स होते हैं ना, बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के टाइम के होते हैं, वो अगर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो वो मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि वो वही आइडियाज़ होते हैं जो कॉमन पीपल की नीड होती है. सो इट इज़ लाइकली पॉसिबल कि जो नेशनल लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और लेजिटिमेट होगा. ठीक है, हाँ, कुछ लोग रेफरेंडम भी कराते हैं. बेसिकली इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज लाना है या कोई नया प्रोविजन ऐड करना है तो पीपल वोट की आइदर येस और नो, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, और जो भी रेफरेंडम का रिजल्ट होता है उसी को फाइनल डिसीजन माना जाता है. Second point is the substantive provision of a constitution. Basically it means कि there has to be something for everyone. मतलब सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ होना ही चाहिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन को फेवर करेगा या किसी स्पेसिफिक कास्ट, स्पेसिफिक रिलीजन को फेवर करेगा तो जो अदर लोग होंगे वो ऑफेंड हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने जबकि हमें कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहा है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जो कंट्री है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें हर ग्रुप, हर क्लास, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और सबको फ्रीडम एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. Our next point is balanced institutional design. Basically it refers कि एक ही सिंगल इंस्टीट्यूशन को सारी पावर नहीं दे देनी चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी अपने हिसाब से करेगा, वो अपनी मोनोपोली चलाएगा एंड इट कुड बी टर्न इनटू अ अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस ऑफ पावर
आप सारे इंस्टीट्यूशन में मेंटेन करें, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा बैलेंस्ड डिज़ाइन बनाएगा उतना ज़्यादा वो हाईली एक्सेप्टेड और लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपकी बुक में एनसीईआरटी में इंडिया का। जैसे इंडिया में 3 इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के बीच में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस चलता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा अपने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कोई ऐसा हेडिंग नहीं है एज सच, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज़्यादा रिजिड होना चाहिए ना तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा रिजिड होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो वो किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। मतलब कोई भी प्रोविजन कभी भी अगर इजीली चेंजेबल होगा तो उसको कोई क्यों ही मानेगा, गवर्नमेंट उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेगी। हैज टू स्ट्राइक अ perfect balance between the two. My means it should neither be too rigid nor too flexible. It should be like a living document. जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एट दैट टाइम। मीन्स वहाँ पे जो हमारे ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे उन्होंने तो नहीं इलेक्ट किया था, बट जो उस टाइम पे पावर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे लोग, यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे उन्होंने इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी कर लिया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी कंपोजिशन हुई थी अंडर द कैबिनेट मिशन बेसिक अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। इस प्लान के प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट वुड कम इन एग्जाम इन अ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट। फर्स्ट पॉइंट था कि जो ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट होंगे उनको सीट्स जो अलॉट होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी टू देयर पॉपुलेशन। अलॉट हुई थी विच मीन्स एक सीट अलॉट हुई थी ओवर 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर बिठाने को मौका मिलेगा। इस फॉर्मूले के अंडर ब्रिटिश इंडिया को मिली थी 292 सीट्स एंड प्रिंसली स्टेट को मिली थी 93 सीट्स, which overall makes the sum of 385 seats. Basically, there were 385 members in Constituent Assembly in the starting. Okay? हमारा सेकंड पॉइंट इससे ही डिराइव होता है। Seats were mainly divided between Muslims, Sikhs and general. Here general means Hindu. Okay? जो majority population थी. So seats थी वो community wise भी divided थी so that all the community could take part in the constituent assembly, or it was also in respect to their proportion of population. Okay, each community elected their representative थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। बेसिकली ईच कम्युनिटी के ने अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इलेक्ट किया सो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस कम्युनिटी की बात रख सकें, उनके लिए बेस्ट सोच सकें और बेस्ट लॉज और बेस्ट प्रोविजंस बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट था कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा इन प्रिंसली स्टेट वो कंसल्टेशन के थ्रू होना चाहिए कि वो शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट और द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पार्टीशन की। पार्टीशन कब हुआ था हमारा 15 अगस्त को या 14 अगस्त आप ले लो, है ना। जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो अनडिवाइडेड इंडिया के तो 385 थे, बट आफ्टर पार्टीशन वो 299 हो गए क्योंकि बहुत सारे जो है पाकिस्तान में चले गए एंड वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन गए एंड यहाँ पे बचा 299 मेंबर्स या 299 सीट्स। ठीक है, यहाँ पे दो डेट्स दी हुई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पहला अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ऑन 26 नवंबर 1949 एंड सेकंड इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन विच मीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका क्या प्रोसीजर था, वो कैसे बनी थी। वो रिप्रेजेंटेटिव तो थी ही बट क्या मेजर्स अडॉप्ट हुए थे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट सच अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कि आज इतने साल हो गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, एनफोर्समेंट में आए हुए, स्टिल इट इज वर्किंग रियली वेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा था कि जो मेंबर्स थे वो केवल अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रहे थे और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के ही आइडियाज को नहीं वॉइस आउट कर रहे थे बल्कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भले ही एक हिंदू हो लेकिन वो मुस्लिम्स के भी भलाई का सोचेगा, वो उनके लिए भी वॉइस रेज करेगा और उनका भी बेटरमेंट करना चाहिए। वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नेशन, आप पूरे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो। ऑल्सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके, क्योंकि आपने अभी देखा कैबिनेट मिशन के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स थे टू द फॉर्म, तो आपको समझ में आया होगा कि उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कि हर तरह के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने का मौका मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ओपिनियंस और उसी से आया डिफरेंस इन ओपिनियंस। किसी को लगा इंडिया सेंट्रलाइज होना चाहिए तो किसी को लगा डिसेंट्रलाइज, किसी को लगा सेंटर मजबूत होना चाहिए तो किसी को लगा स्टेट मजबूत होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे कोई रोक ही नहीं होनी चाहिए, किसी को लगा नहीं फंडामेंटल राइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस थे, लेकिन बेस्ट पार्ट यही था कि जितने ज़्यादा ओपिनियंस थे उतना ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ। यहाँ पे यही लिखा है कि ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एवरी प्रोविजन वाज इंटेंशनली डिबेटेड एंड डिस्कस। बहुत ज़्यादा अच्छे से डिबेट और डिस्कशन होता था हर एक प्रोविजन पे, एक्सेप्ट सिर्फ एक प्रोविजन ऐसा था जो यूनिवर्सली या जो इजीली सबने मान लिया था, वो था यूनिवर्सल सफरेज का, विच मीन्स कि ऑल सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज विच वाज 18 शुड बी अलाउड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड एटसेट्रा। विच मीन्स कि राइट टू वोट पे कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हुआ। इट वाज वेरी क्लियर कि क्या होना है इसके साथ। अदरवाइज हर एक प्रोविजन अच्छे से डिबेट और डिस्कस हुआ, सबने अपने अपने ओपिनियंस आगे रखे।
प्रोसीजर आपको बता दिया, डिबेट एंड डिस्कशंस। इसकी ऑलमोस्ट बोला जाता है 3 वॉल्यूम्स ऑफ बुक है। इसको इतने अच्छे से, इतने इंटेंशनली रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया कि आप आज भी पढ़ सकते हो, आर केप्ट इन आर्काइव्स। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसकी 8 मेजर कमिटीज़ थी, लाइक बहुत सारा वर्क था, तो उसको डिवीजन ऑफ वर्क के अंडर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ में बांट दिया गया था। इसके एक एक हेड भी थे। सो यहाँ पे मैंने 8 कमिटीज़ का नाम लिखा है अलॉन्ग विद देयर हेड्स। तो जो बेसिकली हेड्स थे ना इस कमेटी के, जैसे BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सारे जो लीडर्स थे यही बेसिकली मेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जिन्होंने बहुत सारे प्रोविजन को डिटरमाइन किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ ने अपने ड्राफ्ट्स लाए एंड डिबेट एंड डिस्कशन किया, एक आपसी सहमत पे पहुंचे, और जो आपसी सहमति वाला प्रोविजन था उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। असेंबली डिस्कशंस तो 160 मीटिंग्स हुई ओवर द स्पैन ऑफ 2 years and 11 months, मतलब 160 मीटिंग्स हुई जिसमें बहुत सारी डिबेट एंड डिस्कशन हुई। हर एक प्रोविजन जो भी बेस्ट निकल के आया उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही लॉन्ग चला था, एंड जो आइडियाज़ थे नेशनल मूवमेंट के, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, वो बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कस हुए थे, एंड उनको फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया था। बेसिकली इट लेड द फाउंडेशन। हमारे जो लीडर्स थे उनको पता था कि हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल भी किया था, तो इसीलिए वो लेजिटिमेट भी था, मतलब जायज़ भी था, और सब एक्सेप्टेड बाय ऑल भी था, मतलब किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबने उसको एक्सेप्ट किया था, एंड सब चाहते थे कि हाँ वो आइडियाज़ तो होने ही चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसको एक फॉर्मल ड्राफ्ट देने का काम किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इन 1946 थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आइडियाज़, कौन से इंस्पिरेशंस रहेंगे, उसका एक फॉर्मल और एक रिटन ड्राफ्ट था, विच वाज प्रेजेंटेड इन द असेंबली इन 1946। ठीक है, इट गेव एक्सप्रेशन टू फंडामेंटल कमिटमेंट्स सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी। ये जो आइडियाज़ थे, ये जो हमारे नेशनल मूवमेंट के आइडियाज़ थे, इनको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है, उसका एक फॉर्मल ड्राफ्ट था। आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के क्या क्या पॉइंट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। आप इसको चाहो तो अपनी नोट में एज इट इज लिख लो, या तो आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हो अगर आपको कभी जरूरत पड़े। इट्स द बेस्ट वे। मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट को सबसे बेस्ट वर्ड्स में समराइज कर सकूँ और इजिली एक्सप्लेनेबल बना सकूँ। सो इसका फर्स्ट पॉइंट था कि इंडिया विल सपोर्ट वर्ल्ड पीस। ये आज भी हमें पता है कि इंडिया वर्ल्ड पीस को ही सपोर्ट करता है, इट इज नॉट अ वायलेंट कंट्री। दूसरा, इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा। इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज, मतलब होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन होगा। पीपल विल डिसाइड हु विल रूल एंड नॉट। जो पावर होगी वो मेन जो पावर होगी, इट विल ऑलवेज लाई इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी सिटीजन्स। एवरीवन विल गेट जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। जो माइनॉरिटीज और डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो इंडिया की टेरिटरी है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की। बेसिकली इट रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो आपने पहले भी पढ़ा है कि एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सो मेक अ परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लीडर्स ने क्या किया था ना, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट प्रोविजंस उठाए थे। ऑल्सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, समझा, और उनको जो प्रोविजंस लगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, या एक कंट्री के फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर लिया। बट यहीं पे एलिगेशंस आने लगते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का, क्या ये बोरोड है? सो इट इज़ ऑलवेज अ नो। कभी भी आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं 5 मार्क्स में, कि एक्सप्लेन डू यू थिंक दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड और नॉट। सो आपको हमेशा कहना है नो। हमने किसी से बोरो नहीं किया है, हमने बस कुछ आइडियाज़ को लिया है। वी टुक द बेस्ट अवेलेबल फ्रॉम एवरीवेयर। जो बेस्ट आइडियाज़ थे अदर कंट्रीज़ के, उनको हमने लिया है, उनको मॉडिफाई किया है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के कंडीशन के अकॉर्डिंग सूटेड बनाया है, उसके बाद उन्हें अडॉप्ट किया है। ओके, तो इसीलिए ये कहना कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, सो इट इज़ नॉट। अगर इतना ही बोरोड होता तो आपको 160 मीटिंग्स नहीं लगती, इतना डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, इतने सारे डिफरेंट प्रोविजंस नहीं आते, एंड कोई भी बोरोड चीज़ इतने टाइम तक सस्टेनेबल भी नहीं होती जितना हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कई बार क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में कि इस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। नेवर वॉचिंग दिस फार। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे देन आई विल सेंड यू द PDF लिंक ऑफ दिस नोट्स।